क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इतना जरूरी क्यों है, कहां पर इसकी खोज हुई, कैसे इसकी खोज हुई और कैसे भारत को क्रायोजेनिक इंजन ना मिले, इसके लिए अमेरिका ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। मतलब इसरो को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। एक ऐसी जानकारी जो कि इतिहास में पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। जानेंगे ये सब कुछ इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं क्रायोजेनिक इंजन से। देखिए, क्रायोजेनिक का अर्थ होता है कम से कम तापमान, और कैसे उसे हासिल किया जाए इसका समाधान। लेकिन सवाल आता है ये, आखिर ये सब करने की हमें जरूरत क्या है? हम क्यों पढ़ें क्रायोजेनिक के बारे में? वो वैज्ञानिकों की ऐसी कौन सी समस्या थी जो क्रायोजेनिक ने सुलझाई? क्योंकि अगर ये कहावत सही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिकों के सामने कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर होगी जिसका समाधान क्रायोजेनिक था। आइए समझते हैं रॉकेट इंजन की उस समस्या के बारे में। लेकिन रॉकेट इंजन पर बात करने से पहले जरा आप ये सोचिए, हमें अपने वाहनों में किस तरह का इंजन चाहिए? एक ऐसा इंजन जो कि मजबूत हो, जिसका वजन हल्का हो, जो ज्यादा से ज्यादा पावर दे सके और कम से कम खर्चे में। तो अगर हम रॉकेट इंजन को डिजाइन करें तो ये खूबियां हमें उसमें भी चाहिए। एक तो वो ज्यादा से ज्यादा वजन को ले जा सके, दूसरा ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी तक जा सके, और तीसरा मजबूत होने के साथ साथ कम खर्चीला भी हो, यानी वजन में तो हो कम और काम करे टनाटन। अब रॉकेट इंजन के वो हिस्से जिन्हें हम अलग अलग अलॉय की मदद से बना सकते थे, हल्का बना सकते थे, हम वो कर चुके हैं। यानी अगर इंजन का वजन फिक्स हो गया है तो अपने रॉकेट को हम और हल्का कैसे बनाएं? तो इसमें रोल आता है रॉकेट के ढांचे का। मान लेते हैं कि हमने अपने ढांचे को भी ठीक तरह से डिजाइन कर लिया, यानी जितना वजन कम हो सकता था हमने वो कर लिया। और अब आते हैं हम उस चीज पर जिसकी वजह से क्रायोजेनिक का निर्माण हुआ। पहले समझते हैं समस्या को। अब इस चीज को समझाने के लिए रॉकेट इंजन पर आधारित मैं अपनी ही पुरानी वीडियो का एक हिस्सा यहाँ पर लगा रहा हूँ। आपको सारी चीजें बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रॉकेट इंजन ही स्पेस के लिए क्यों चुने गए। क्योंकि रॉकेट इंजन को अपने फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रॉकेट इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट पर आधारित। चलो सबसे पहले जानते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट का रॉकेट कैसे काम करता है और उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। सॉलिड फ्यूल पर आधारित रॉकेट बहुत ही ज्यादा सिंपल और भरोसेमंद होते हैं। एक बार आग लगाने के बाद जब तक फ्यूल का एक एक कण जल नहीं जाएगा तब तक उसको रोकना नामुमकिन है। ऐसा कौन सा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल होता है इसमें? सॉलिड फ्यूल पर आधारित रॉकेट इंजन में तीन मेन चीजें होती हैं। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीडाइजर और तीसरा उन दोनों को आपस में बांध के रखने वाला एजेंट। सॉलिड रॉकेट फ्यूल आमतौर पर एल्यूमिनियम पाउडर, RDX और अमोनियम नाइट्रेट या परक्लोरेट से मिलकर बनता है। पर बड़ा सवाल ये है, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी? देखो, शुरुआत में इन्हें जलाने के लिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्शन से ही ऑक्सीजन इन्हें मिलती रहेगी। अब जान लो सॉलिड रॉकेट फ्यूल का फायदा। इस तरह के ईंधन पर आधारित रॉकेट बहुत सिंपल होगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। आप इसकी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक बार चला तो ईंधन खत्म होने तक चलता ही जाएगा। अब बात करते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट पर बेस्ड रॉकेट की। अगर आप नॉर्मल तापमान पर लिक्विड रॉकेट फ्यूल को स्टोर करते हैं तो हम रॉकेट को लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड रॉकेट कहेंगे। लेकिन अगर हम गैस को लो टेम्परेचर पर लिक्विड में बदलकर रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब इस रॉकेट इंजन को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहा जाएगा, यानी क्रायोजेनिक फ्यूल पर बेस्ड रॉकेट इंजन। एक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट में ऑक्सीजन और फ्यूल को अलग अलग टैंक में स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये दोनों कंबस्शन चेंबर में मिक्स होकर जलते हैं, जिससे निकलने वाली बहुत तेज रफ्तार की गैसेस रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं और ऑक्सीजन बंद करने की स्थिति में रॉकेट का इग्निशन सिस्टम भी बंद हो जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूल को जलने में मदद कर रही है, इसीलिए उसे ऑक्सीडाइजर का नाम दिया गया। ऐसा तापमान जिस पर गैसेस को लिक्विड बनाया जा सके उसे क्रायोजेनिक तापमान कहा जाएगा। एक क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि उन दोनों को बहुत कम तापमान पे स्टोर किया जाता होगा। एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को -253 डिग्री और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में -183 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर दो तरह के रॉकेट हमने पहले ही बना लिए तो तीसरे तरह का रॉकेट बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखो, इसका कारण है ताकत। एक क्रायोजेनिक फ्यूल पर आधारित रॉकेट सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट के मुकाबले प्रति किलोग्राम ज्यादा ताकत उत्पन्न करता है। ज्यादा ताकत का मतलब है ज्यादा भारी सामान को स्पेस में ले जा सकता है। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर कैसे? सिर्फ ये बात कह देने से कि क्रायोजेनिक इंजन ज्यादा ताकत उत्पन्न कर सकता है, ये चीज तो पता नहीं चलती कि ऐसा कैसे हो रहा है। आइए समझाता हूँ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यू का। कैलोरीफिक वैल्यू का अर्थ है प्रति किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात ना करें तो हाइड्रोजन ही वो फ्यूल है जो प्रति किलोग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर मैं 1 किलो डीजल जलाता हूँ तो मुझे 45,000 किलो जूल की ऊर्जा मिलेगी, लेकिन 1 किलो हाइड्रोजन जलाने पर मुझे 1.5 लाख किलो जूल की ऊर्जा मिलेगी। लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है और गैस को स्टोर करने के लिए चाहिए हमें बड़ा टैंक। लेकिन अगर हम टैंक को बड़ा कर देंगे तो वजन बढ़ जाएगा और हम रॉकेट के वजन को बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर रॉकेट का वजन बढ़ गया तो इस बढ़े हुए
वजन को ऊपर ले जाने में ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, यानी फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। तो अब हमें हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना पड़ेगा ताकि उसे छोटे टैंक में स्टोर किया जा सके। अब हम -253 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर देंगे। ये हाइड्रोजन का क्रायोजेनिक टेम्परेचर है। ऐसा करने से हाइड्रोजन का टैंक छोटा हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन उसके अंदर आ जाएगी। उसका वजन भी कम हो जाएगा। तो रॉकेट इंजन से जुड़ी हुई ये थी वो समस्या जो क्रायोजेनिक के द्वारा सुलझाई गई। एक रॉकेट इंजन में 5 बेसिक हिस्से होते हैं, जिसमें से 2 हिस्सों में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को भरा जाता है। तीसरा हिस्सा होता है पंप का, जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को कंबस्शन चैम्बर तक लेके आता है, और ये कंबस्शन चैम्बर आपका चौथा कंपार्टमेंट है। इसके बाद आता है रॉकेट इंजन का 5वां हिस्सा, जो है एक नोजल, जिससे बहुत तेज रफ्तार से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है और रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल देती है। और आज की डेट तक भी इन्हीं 5 हिस्सों को मिलाकर रॉकेट इंजन को बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, रॉकेट के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस उसे ऊपर की तरफ पुश करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक रॉकेट अपने एग्जॉस्ट से निकलती हुई गैसेस की स्पीड से ज्यादा तेज ऊपर की तरफ जाता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? देखो ध्यान से सुनना। रॉकेट के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, या मैं यूं कहूं कि एक्सेलरेट करती हैं, तो भी गलत नहीं होगा। अब रॉकेट के इंजन से निकलने वाली गैसेस की रफ्तार तो सेम रहेगी, लेकिन रॉकेट को रोकने के लिए एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन और रॉकेट का वजन घटता चला जाएगा, जिसके कारण रॉकेट की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। ये रॉकेट का वजन घट कैसे रहा है? लगातार जलता हुआ फ्यूल घटता जाएगा और रॉकेट हल्का होता ही जाएगा। इन्हीं 2 कारणों की वजह से रॉकेट की रफ्तार बढ़ती ही चली जाती है। रॉकेट इंजन से ज्यादा पावर लेने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो आप टैंक के अंदर का प्रेशर बढ़ाते चले जाए, या फिर टैंक से प्रोपेलेंट को बाहर फेंकने की रफ्तार को बढ़ा दे। अब टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ाते जाओ और थर्स्ट भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मोटाई बढ़ती गई और रॉकेट भारी होता चला गया। और इंजीनियर्स के लिए ये दूसरा वाला तरीका पहले वाले से ज्यादा आसान था, इसलिए टैंक के रास्ते में एक पंप को फिट किया गया। पर इस पंप को बहुत तेजी से रन कराने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता थी। अब ये ऊर्जा आएगी कहां से? आप जानकर हैरान हो जाओगे। अब जो इंजीनियर्स ने किया, उन्होंने इसी टैंक से एक छोटा सा पोर्शन फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का लेकर एक मिनी रॉकेट इंजन इस पंप से कनेक्टेड टरबाइन पर लगा दिया, जिसने इस टरबाइन को घुमाया और इस टरबाइन ने मेन रॉकेट फ्यूल के कंबस्शन चैम्बर में जाने की रफ्तार को बढ़ा दिया। पर क्या यहाँ पर कोई भी चीज गर्मी से पिघलेगी नहीं? एक और समस्या, ये रॉकेट इंजन से मेरे दोस्त। वेलकम टू साइंस ऑफ रॉकेट इंजन। क्यों ना हम यहाँ पे एक काम करें, ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा कम कर दें और फ्यूल को बढ़ा दें, या उल्टा भी कर सकते हैं, फ्यूल की सप्लाई को कम कर दें और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दें, जिससे तापमान कभी भी इतना ना बढ़े ताकि वो पंप असेंबली को मेल्ट कर सके। और इस सिस्टम को प्री बर्नर बोला जाता है। इससे पंप असेंबली का टेम्परेचर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन काफी सारा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर वेस्ट हो जाता है। क्यों ना इस पंप से निकलने वाले एग्जॉस्ट को इंजन के मेन एग्जॉस्ट से जोड़ दें, ताकि कुछ तो फायदा पहुंचाए। इससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे, पंप असेंबली भी नहीं पिघलेगी और कंबस्शन चेंबर में फ्यूल की रफ्तार भी बनी रहेगी। पर कमाल की बात सुनो, अगर आपने पंप असेंबली के एग्जॉस्ट को मेन कंबस्शन चेंबर में डाला तो भैया पूरा रॉकेट इंजन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि पंप असेंबली से निकलने वाला एग्जॉस्ट ऑप्टिमम फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के रेशो से नहीं बन रहा, और ऐसा हमने इसलिए किया था ताकि पूरा का पूरा सिस्टम पिघल ना जाए। तो उससे निकलने वाला एग्जॉस्ट भी गंदा होगा, जो कंबस्शन चेंबर में मौजूद नोजल्स को गंदे धुएं से जाम कर देगा। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज था, क्यों ना पूरी की पूरी ऑक्सीजन को पंप असेंबली से गुजारा जाए, लेकिन बहुत थोड़ी सी फ्यूल की मात्रा के साथ, ताकि टेम्परेचर इतना ना बढ़ जाए कि पंप असेंबली पिघल जाए। अब इससे ये होगा कि पंप से निकलने वाला एग्जॉस्ट गंदा नहीं होगा और उसको कंबस्शन चेंबर में डालने पर कंबस्शन चेंबर के नोजल जाम नहीं होंगे, और ये ऑक्सीजन पंप सेट से होती हुई कंबस्शन चेंबर में जाकर फ्यूल के साथ रिएक्ट करके बहुत जबरदस्त थर्स्ट प्रोड्यूस करेगी। ये तो थी कुछ बेसिक समस्याएं। एक रॉकेट इंजन वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन और प्रेशर से टकराने वाली चीजों का तापमान बढ़ता है, तो रॉकेट प्रोपेलेंट को स्टोर करने वाले टैंक का तापमान भी बढ़ना चाहिए, यानी टैंक को फट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिन 2 टैंकों के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को रखा जाता है, उनके ऊपर पॉलीयूरिथेन की मोटी चादर चढ़ाई जाती है। और आपको ये पता ही होगा कि पॉलीयूरिथेन वजन में बहुत हल्की होने के साथ साथ जबरदस्त थर्मल इंसुलेटर होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं जो रॉकेट इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट के द्वारा पैदा किए गए टेम्परेचर से ना पिघले। तो फिर रॉकेट इंजन क्यों नहीं पिघलता? तो उसको ठंडा रखने का काम भी यही लिक्विड ऑक्सीजन करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो हम पतले पतले पाइप की मदद से इसको इंजन के चारों तरफ घुमाते हैं और उसके बाद ये इग्निशन चैम्बर की तरफ जाती है। अब क्योंकि ये काफी कम तापमान पर थी, तो सिलेंडर से निकलने के बाद ये अपने चारों तरफ की चीजों के तापमान को काफी कम कर देती है, जिसकी वजह से रॉकेट इंजन नहीं पिघलता। अब जानते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़े हुए इतिहास के बारे में। तो इसके लिए आप इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक रिसर्च में छपे हुए एक रिसर्च पेपर को
को पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिसर्च पेपर एक भारतीय ने पब्लिश किया है जिनका नाम है अखिल चिन्यारा। चिंता मत करो, पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। बाकी मेन हाईलाइट मैं बता देता हूँ। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की खोज हुई थी 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उस समय पर इसका नाम था RL-10 इंजन, जो कि एटलस 5 रॉकेट में आज भी इस्तेमाल होते हैं। ये इंजन जापान ने 1997 में बनाए, फ्रांस ने 1979 में बनाए। इस रिसर्च पेपर में आपको ये भी बताया जाएगा कि क्रायोजेनिक इंजन इतने एफिशिएंट क्यों हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। इस पेपर में ये भी बताया गया है कि 2010 में इसरो के द्वारा बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन फेल क्यों कर गया था। क्रायोजेनिक इंजन के फायदे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इस रिसर्च पेपर में भी हैं, लेकिन नुकसान भी जान लो। इसमें 4 नुकसान लिखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है जीरो ग्रेविटी कंडीशन। जीरो ग्रेविटी में जो फ्यूल टैंक में भरा हुआ फ्यूल है वो एक गोले की माफिक घूमेगा, जैसे स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी की बूंदें घूमती हैं। तो ऐसी स्थिति में जीरो ग्रेविटी कंडीशन में रॉकेट इंजन को फायर कैसे किया जाएगा? बहुत बड़ी समस्या लग रही है ना? नहीं, ये सॉल्व हो चुकी है। इसके लिए भी एक जुगाड़ बनाया गया है। हालांकि मैं अगर उसे एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। किसी और वीडियो के लिए बचा के रख लेते हैं। एक शब्द में बता देता हूँ कि क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो है यूलेज मोटर्स। आप स्पेसिफिक थ्रस्टर्स भी कह सकते हो। ये उस समस्या को सुलझा देते हैं। अब क्रायोजेनिक इंजन से आगे क्या? तो इसके आगे है आयन इंजन। तो इस रिसर्च पेपर से इतना ही। चलिए अब आपके सवाल जवाब ले लेते हैं। तो सवाल है कॉस्ट को लेकर। देखो, लिक्विड प्रोपेलेंट पर बेस्ड रॉकेट इंजन ज्यादा महंगे होते हैं, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन इकोनॉमिकल है, और सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड रॉकेट इंजन वो तो काफी सस्ते हैं। और इनकी कीमत इनके साइज और इनके द्वारा लेकर जा रहे पेलोड के ऊपर निर्भर करेगी। अगला सवाल है कि इंडिया का क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हो गया? तो उसका कारण था अमेरिका ने तो इसरो को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारे काम अमेरिका ने कैसे किए, वो सुनने में आपको बिल्कुल स्पाई थ्रिलर मूवी की तरह लगेगा और आप भर भर के अमेरिका को गालियां दोगे मेरी तरह। अगला सवाल है विकास इंजन को लेकर। तो देखो, विकास इंजन तो हमने वैसे ही 1970 में बना लिया था। ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड रॉकेट इंजन है, इसरो के द्वारा बनाया गया है, और इसका नाम विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हम महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना क्यों कर दिया था? अमेरिका की वजह से। हाँ, एक समय परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि रशिया अमेरिका से डर गया था। ये बहुत लंबी कहानी है, जरूर बताऊंगा। अगला सवाल है क्रायोजेनिक इंजन इतने स्पेशल क्यों हैं? तो देखिए, जेट इंजन की तरह क्रायोजेनिक इंजन भी बहुत खास है। उसका कारण है इनको बनाना बहुत ही मुश्किल है, जिसका कारण है मटेरियल साइंस और चीजों का सही तालमेल बिठाना, जो कि वर्षों की रिसर्च और ट्रायल और एरर से पता लगता है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में ये सब शुरू करें तो उसमें बहुत सारा कीमती समय चला जाएगा। इसीलिए भारत पैसे खर्च करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, ताकि वो उभरते हुए देशों के साथ कम्पीट कर सके, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन लेते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं। किस लिए लेते हैं? पैसा खर्च करते हैं ताकि वो कंपटीशन में आगे जा सके। तो भारत भी पैसा खर्च करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। मेरी नजर में इसमें कोई बुराई नहीं। एक बार टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद हम उसके ऊपर रिसर्च बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबी नारायण जी को लेकर। देखिए, उनके साथ तो बड़ा गलत हुआ, और जो मैं आपको इतिहास की बातें बताने वाला हूँ उसमें उनका भी नाम आएगा, तो चिंता मत करो, सब बताऊंगा। अगला सवाल है इस इंजन की रेंज। तो देखिए, आपने कितना बड़ा इंजन बनाया है, कितना फ्यूल लेकर जा रहे हैं, वो कितना पावरफुल है, इन्हीं चीजों पर निर्भर करेगा कि ये इंजन कितनी दूर तक जाएगा। और आखिरी सवाल है क्रायोजेनिक स्लीप को लेकर। तो क्रायोजेनिक स्लीप के ऊपर बहुत सारी कंपनीज ने अपने पेटेंट रजिस्टर करा लिए हैं, और कुछ बहुत अमीर लोगों ने, वो होते हैं ना जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उन्होंने क्रायोजेनिक स्लीप के लिए पॉड भी खरीद लिए हैं। पर ये कितनी कामयाब होगी, इसका जवाब तो तभी पता लगेगा जब कोई इसके अंदर सोएगा और 300-400 साल बाद जागेगा। कंपनी के हिसाब से ये बिल्कुल काम करती है, पर भैया जब तक कोई चीज अपने आप को प्रूव न कर ले तब तक उसको शक्की नजरों से ही देखना चाहिए। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर कि भारत, अमेरिका और रशिया के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसने इसरो को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। वो अमेरिकी जासूस जो रशिया और भारत दोनों में मौजूद थे, उन्होंने क्या किया था, कैसे हमारे वैज्ञानिकों के साथ अमेरिका ने खेल खेला था, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। चिंता मत करो, ये वीडियो कल ही आएगी। इसे देखने के बाद आपको अमेरिका पे गुस्सा भी आएगा, अपनी सरकार पे भी गुस्सा आएगा और दुख भी होगा कि ये चीजें हमें बताई क्यों नहीं जाती, और जिन किताबों में ये चीजें बताई गई हैं उनका जिक्र भी कोई नहीं करता। पर चिंता मत करो, मैं बताऊंगा, किताब का नाम भी बताऊंगा। इसरो के संघर्ष से जुड़ी हुई कहानी आपको 25 जनवरी 2024 को जानने को जरूर मिलेगी। कल वीडियो जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।